अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने अपने पौने 3 साल की जो हुकूमत है, ये जो वक्त गुजरा है, इसमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया है। जहां हुकूमत के सामने मुआशी चैलेंजेस आए तो वहीं अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड कहती रही हैं, आज तक कह रही हैं। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को महंगाई पर निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं, आज तक उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। खारजा पॉलिसी पर तनकीद होती है। फिर अपोजिशन जमातों ने PDM के नाम पर इत्तेहाद बनाया, जिसने इस्तीफ़े देने की बातें की, धरना देने की बातें की, लॉन्ग मार्च की धमकियाँ थी, जिस पर वज़ीर आज़म कहते नज़र आए कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। आज अगर हम आज देखें तो सियासी महाज पर हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। PDM टूट चुकी है, इस्तीफ़ों का शोर भी ख़त्म हो चुका है, लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं कर रहा। हुकूमत ख़ुद तस्लीम करती है कि PDM उनके लिए ख़तरा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हुकूमत को अब कुछ ख़तरा लग रहा है तो वो महंगाई और अपनी कारकर्दगी से लग रहा है। लेकिन इस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी पर मुतमईन है। आज हुकूमत को किसी सियासी तहरीक से ख़तरा तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुल्क में असम्बलियाँ तोड़ने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बलियाँ तोड़ देंगे। कुछ दिनों पहले वफाकी वज़ीर असद उमर ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म की राह में अगर रुकावटें डाली गईं तो वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। सिर्फ वफाकी वज़ीर असद उमर ही नहीं, वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की जो बातें हैं, ये जो खदशात हैं, ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस वक्त में कर रहे हैं। ज़रा देखिए कौन कौन लोग हैं जो असम्बलियाँ तोड़ने की, टूटने की बातें कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। ज़रा देखिए। मेरे पास इत्तलात मौजूद हैं, खबरें मौजूद हैं कि इंतहाई नामुमकिन है कि मौजूदा पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे 5 साल। कबल इस वक्त इंतखाबात होंगे। इमरान भी परेशान है और ये ऐसे अचानक अनाउंसमेंट करेगा कि असेंबली डिसॉल्व। मैं तो कहता हूँ उसको 5 साल करने दे, लेकिन खुद असेंबली तोड़े तो वो उसका अख्तियार है और वो उसने तोड़ देनी है। इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको NRO किसी कीमत पर नहीं देगा। क्या इमरान खान ऐसी सोच रखते हैं जो कहेंगे कि यार अगर मैं आगे ऐसा काम जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर सकता और मेरी राह में रुकावटें आ रही हैं, तो मुझे इस कुर्सी से चिमट के बैठने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, वापस चलते हैं, आवाम के पास चलते हैं, मैंडेट मांगते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना ये है कि कौन लोग वज़ीर आज़म के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं, डील नहीं करेंगे, इनके अहम वज़रा की जानिब से ये क्यों कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, पिछले कुछ अरसे से ये बहस तो चल रही थी, लेकिन अब इस पर ज़्यादा बातें होने लगी हैं कि वज़ीर आज़म साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। आपके अपने जो वफाकी वज़रा हैं वो ये बातें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने ये बात की, असद उमर साहब ने 2 दिन पहले ये बात की एक प्रोग्राम में कि अगर उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। सर, कौन रुकावटें डाल रहा है? ऐसे कौन से इंडिकेशंस आप लोगों को मिले हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वक्त से पहले जो है ना वो इस तरह का कोई इकदाम उठा सकते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल आपने शादिया साहिबा किया है। जो असद उमर भाई की आपने बात की है, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया बहुत सी जगहों पे। वो किसी और तनाजुर में बात कर रहे थे। जो असल में हकीकत है वो यही है कि इमरान खान साहब और हम लोग जो है 22 साल जदोजहद करने के बाद इक़्तिदार में अवाम हमें लेके आई है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने नहीं, करप्ट माफिया की कमर तोड़ने आए हैं। हम नौजवान जो करोड़ों उनके साथ हैं, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि यहाँ से मायूस होकर चले जाएंगे। हम उन लोगों को मायूस करेंगे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब कामयाब होंगे। कोई असेंबली नहीं टूटने जा रही। अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह 2023 तक ये हुकूमत बरकरार रहेगी और 2023 में एक बार फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंसाफ सरकार होगी। अपोजिशन के नसीब में इस वक्त रोना पीटना है, क्योंकि जितना लूटना था, जितना तबाह करना था, शादिया साहबा वो कर चुके। ना हम में और सिकत है लूटने की, ना अवाम में और सिकत है पाकिस्तान के खजाने को तबाह बर्बाद करवाने की। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ
इमरान खान साहब जो है और तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़ने नहीं, करप्ट माफिया की कमर तोड़ने इंशाल्लाह आई है और वो करके जाएंगे जिस इंशाल्लाह। करप्ट करप्शन का माफिया खात्मा के करके साथ जाएंगे, जो इदारा निजाम को, निमट रहा है, स्टेटस को खत्म करके चीफ जाएंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि जो नायब अफसरान हैं ये बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नायब जो हैं ये खामोश हैं। मतलब ये कि अदलिया के हमने पहले भी फैसले देखे जिसमें नायब को कहा गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये सियासी मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि नायब अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। बात यह हुई जिस माफिया की कमर आप तोड़ना चाहते हैं और जो इदारा उनसे निमट रहा है उनके बारे में ये रिमार्क्स आएंगे तो फिर आप कैसे उस माफिया की कमर तोड़ेंगे? क्या करेंगे फिर आप उनके साथ? नायब के इदारे में बेहतरी आनी है, इसने रिफॉर्म होना है और इसने और बेहतर होना है और उसी सिलसिले में तो हमारी सारी जद्दोजहद है। अब अपोजिशन से अगर किसी की ये तवक्को है कि वो आके पाकिस्तान में करप्शन के निज़ाम को ख़ात्मा करने के लिए और एक एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करेगी, दावत पे दावत हम उनको दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आज की अपोजिशन को करप्शन का खात्मा सूट नहीं करता। अगर वो इसको ख़त्म करते हैं बदकिस्मती से उनकी तमाम की तमाम लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल हमारा काम है एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए हमने उनको दावत फिर भी देनी है, पार्लियामेंट में फिर भी फ्लोर उनके सामने हाजिर करना है। और नैब रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म्स, ये सारा सब कुछ जो है ये होने वाला है और ये होना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन तो होना ऑर्डिनेंसेस के जरिए है तो देखें चीफ जस्टिस साहब ने एक सही तरफ निशानदेही की है और इंशाल्लाह उसकी तरफ हुकूमत अपनी पार्लियामान अपनी कोशिश करेगी कि नैब लॉज रिफॉर्म हो। आपने जो ऑर्डिनेंस की बात की है मैं समझ गया हूँ, आपके इशारे से ही मैं सवाल पूरा समझ गया हूँ। देखें इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म पार्लियामान से होगा, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी की जो वोटिंग है वो एक जी ऐसा इशू है कि उसमें ऑर्डिनेंस ला के इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत किए गए कि उसमें अगर उन्होंने कोई भी रिफॉर्म के लिए कोई उन्होंने उमूर सरअंजाम देने हैं, कोई उन्होंने एग्जीक्यूटिव फैसले करने हैं, कोई उन्होंने लेजिस्लेशन में तरामीम प्रपोज करनी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कुछ भी करना है उसके कॉन्स्टिट्यूशन कवर मिल जाए। बाकी जो ऑर्डिनेंस आता है वो पार्लियामान में पेश होता है और पार्लियामेंट में कौमी असेंबली और सेनेट में एक एक नुक्ता एक एक हर्फ जो है उसका वेट होगा। जब तक पार्लियामान अप्रूव नहीं करेगा ना कोई लॉ अमेंड हो सकता है और ना उस अमेंडेड लॉ पे कोई इलेक्शन हो सकता है। तो ये सब अपनी खातिर जमा रखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्लियामान को बाईपास करने जा रहा है। ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर अदालत गए कि इसमें राय ली जाए, अदालत ने उस ऑर्डिनेंस को कलअदम कर दिया। अगर इन ऑर्डिनेंसेस को भी कोई चैलेंज कर देता है और आपके ये ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिए जाते हैं, इनका भी वही हाल होता है जो ओपन बैलेट के लिए आप लोगों ने किया, जो ओपन बैलेट के मामले पर हुआ। फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? फिर कैसे आप लोग ये रिफॉर्म्स करेंगे? ऑपोजिशन बैठने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों के साथ। देखें ऑर्डिनेंस भी एक आईनी अमल है। जिस ऑर्डिनेंस का आपने इशारा किया वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक काम था, क्योंकि उसमें तो हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी उस पर इंटरप्रिटेशन। बाकी तो ये जो ऑर्डिनेंस है किसी भी हुकूमत के पास जो आपने बात की कि कोई इसको चैलेंज कर देगा तो वो तो चैलेंज किसी भी और एक खास दायरेकार के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि पार्लियामेंट अलहदा एक फोरम है, उसका अपना एक इख्तियार है, पार्लियामेंट सॉवरन है। और बाकी मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, अभी काफी टाइम है इंशाल्लाह इस पे। लेकिन आपके वजीर खजाना बहुत परेशान है। ये वही वजीर खजाना है जो इस हुकूमत की मुआशी सिम दुरुस्त नहीं चल रही उस पर बात कर चुके हैं, जो ये कह रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारे ने जो सख्त शराइत रखी हैं जिनकी एक सियासी कीमत भी है, कहते हैं रेवेन्यू नहीं है उसको बढ़ाना है, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है, लोग टैक्स नेट में इसलिए नहीं आते कि उन्हें हिरासा किया जाता है। वो इन बातों की इंडिकेशन ये है कि आप लोगों की हुकूमत ने पिछले 3 सालों में जो किया उसके कोई काबिल जो क्या कहना चाहिए उसको कि अच्छे नताइज नहीं आए जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मतलब कि ये इन 2.5 सालों में जो आपके 2-2.5 साल बाकी रह गए हैं, वज़ीर ख़जाना जो टारगेट सेट कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है अचीव करना। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा जब 2023 में आवाम से आप लोग वोट लेने जाएंगे तो कोई बेस होगी नहीं? अब करप्शन के मामले को आप यकीन करें, एक आम आदमी रेडी वाला जो है उसका लेना देना नहीं है, उसने अगर वोट देना है ना आप लोगों को तो इस बुनियाद पर देना है कि आप लोगों की हुकूमत के दौरान उसकी जेब आमदनी जो थी उसमें कितना इजाफा हुआ,
क्या वो इस काबिल हुआ कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके? क्या वो इस काबिल हुआ कि अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना दे सके? क्या उसके बच्चे उसके हालात ने उसको इस नहज पर तो नहीं पहुंचा दिया कि गुर्बत से तंग आके वो बच्चों को नहर में फेंक दे? तो आपको नहीं लगता अब वो टाइम है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स को कि वाकई हम 3 सालों में कुछ नहीं कर सके? देखें, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है फाइनेंस में। देखिए, मुश्किल हालात में असद उमर साहब ने संभाला दिया। उन्होंने एक मुश्किल हालात में पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीज़न को, वजारत ख़जाना को संभाला, और वो इनिशियल टाइम गुजारने के बाद हफीज़ शेख साहब जब आए उन्होंने हालात को स्टेबलाइज किया। करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जो है वो सेटल हुए। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है उसको बेहतरी की तरफ लेके गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क था उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की गई। पोस्ट कोविड बेहतरीन हमारी रेमिटेंसेज आई। लेकिन अब के जो हालात हैं उसमें शौकत तरीन साहब तशरीफ़ लाए हैं। हर वज़ीर ख़जाना का अपना एक सोच का तरीक़ाकार होता है। वो एक्सपीरियंस आदमी है। इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद किया है, और वो जितना मैंने 2 काबीना की कमेटियों में बैठा हूँ उनके साथ, मैंने उनको देखा है। माशाल्लाह काफ़ी असर्टिव आदमी है और उनको पता है उन्हें क्या करना है। ही इज़ वेरी क्लियर हेडेड। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि अब मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं इससे इनकार नहीं करता। महंगाई आई, महंगाई है भी, उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बावजूद इसके कि महंगाई है, लेकिन आपने इस रमजान में देखा होगा कि प्राइस सर्ज अमूमी तौर पर जो रमजान में आता है उस तरह से नहीं आया। इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। होपफुली 2023 में जब जाएंगे अवाम फिर बेहतर फैसला कर सकेगी कि क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को लूटा, निजाम को तबाह किया, उनके हाथ में दोबारा इख्तियार दिया जाए, या उन लोगों का जिन्होंने एक लुटे पिटे एक तबाह हाल मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की सरतोड़ कोशिश की। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो फैसला इंसाफ का करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर खान साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, जो एक बहस छिड़ी हुई है कि इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, इनके अपने वफाकी वज़रा ने बात की, असद उमर साहब ने बात की, शेख रशीद ये बात कर चुके हैं, एतजाज़ अहसन साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये बात की। तो ये बहस क्यों छिड़ गई है? हुकूमत के वज़रा को ये क्यों इंडिकेशंस आ रही हैं? क्या ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, ये सूरत हाल जो पैदा हुई है वो पीटीआई के अंदर जो बगावत है उसके नतीजे में पैदा हुई है। जहांगीर तरीन साहब ने 40 के करीब जो एमपीएस हैं और एमएनएस हैं उनको अपने साथ खड़ा करके बता दिया है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो उनका ग्रुप है, और अगर उनके ग्रुप ने पीटीआई के साथ अपना नाता तोड़ा तो ना पंजाब हुकूमत कायम रह सकेगी, ना वफाकी हुकूमत कायम रह सकेगी। तो ये जो मैसेज दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, ये उनके अपने बागी अरकान के लिए मैसेज है कि अगर वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो फिर उनको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक धमकी है जिसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से एक मैसेज है और ये इंडिकेशन समझिए इस हुकूमत ने, तो आपकी अपना तज्जिया क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल हो जाएंगे, इस हद तक नहीं जाएंगे, या जो उनके वज़रा बात कर रहे हैं कि वो अगर उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई असम्बलियाँ वो तोड़ देंगे लेकिन किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है सर? देखिए, असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो नए इंतखाबात कराना पड़ेंगे। हाँ, और इस वक्त पीटीआई जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो नए इंतखाबात जो हैं उनमें हिस्सा ले और जीत जाए। आप देखें कराची में उनका क्या हशर हुआ है। वो उनकी अपनी जीती हुई नशिस्त जो है उसमें वो 6ठे नंबर पर आए हैं। आज खुशाब में भी ज़िमनी इंतखाब हुआ है और अभी तक की जो गिनती है उसके मुताबिक उनका उम्मीदवार जो है वो हार रहा है। बिल्कुल। हालांकि ये उनकी एक मजबूत नशिस्त थी क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात के मौके पर पीटीआई का उम्मीदवार सिर्फ 6000 वोट से हारा था। बिल्कुल। लेकिन वो अब भी उसको मेकअप नहीं कर सका, यानी ऐसा नहीं कर सका कि पीटीआई जीत रही हो। आपने देखा नौशहरा में जो इंतखाब हुआ
वो PTI ने हारा। पंजाब में जितने ज़मीनी इंतखाब हुए PTI ने हारे। तो इस वक्त जो हवा है वो PTI के खिलाफ चल रही है। वोटर्स जो है उनमें बड़ी बेचैनी है। पीपल्स पार्टी का अपना हल्का जो है वो सिमट रहा है। इस आलम में अगर इंतखाबात की बात की जाएगी तो PTI जो है उसका धर्म तख्ता हो जाएगा इंतखाबात। अगर PTI अगर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब नए इंतखाबात के मुतामिल या ज़ाहिर है ये सूरत हाल नहीं हो सकती तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर जहांगीर तरीन के साथ कुछ ले दे की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, गिव एंड टेक करके कुछ जो है ना उनको राम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, उनको राम करने की कोशिश की जाएगी। उनका ग्रुप जो है उसको किसी न किसी तरीके से उसको हमवार किया जाएगा और PTI जो है अब उस पर तवज्जो देनी होगी डेवलपमेंट की तरफ और अपने मुआशी मामलात की तरफ। और अगर PTI जो है आइंदा आने वाले 2 साल में मामलात को संभाल सके तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। तो जहांगीर तरीन इस प्रेशर के जरिए आपको लगता है रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अब तो जहांगीर तरीन जो है वो एक रुकनी कमेटी तो बनवा ली है ना उन्होंने। तो अली जफर जो है अब उनका मामला देख रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आएगी तो उससे मालूम होगा कि वो उनको कितना रिलीफ मिलता है। तो ज़ाहिर जो कानूनी माहिरीन है वो यही कहते हैं कि उनको रिलीफ मिल सकता है। जो हंगामा शुगर को सब्सिडी के नाम पर उठाया गया था, अब दिलचस्प बात यह है कि जब मुकदमे कायम हुए हैं या तहकीकात हुई है तो उसमें सब्सिडी हासिल करने वालों का कोई नाम नहीं है, बिल्कुल ना कोई जिक्र है। किसी ने सब्सिडी गलत हासिल की, किसने एक्सपोर्ट नहीं की और जाली दस्तावेजात पेश करके सब्सिडी ले ली, इस तरह की कोई बात नहीं है। ना कोई शुगर का मसला है। ज्यादा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, पुराने मुकदमे हैं। हाँ। जो कि कई उनमें से सेटल हो चुके हैं। हाँ। और कई जो हैं वो एक FBR की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं या SCCT की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। इसलिए इस बात का इम्कान मौजूद है कि उनकी सुनवाई हो जाए और उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो PTI जो है अगर अपने दाखिली बहरान पर काबू पाने में कामयाब होगी तो उसके बाद ही वो आइंदा जो है कदम आगे बढ़ा सकेगी। सही। शामी साहब, आपको लगता है ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर सियासत चमका रही है, एक चीज़ को समझा नहीं, देखा नहीं और सिर्फ ये कि हुकूमत ने मुसवदा पेश कर दिया या हुकूमत वो तरमीम लेकर आ रही है, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का जो है ना वो उस पर बात करना चाहती है, सिर्फ यही वजह है कि ऑपोजिशन बात करना नहीं चाहती है, बैठना नहीं चाहती है, एक टफ टाइम देना चाहती है? आपको लगता है सिर्फ सियासत कर रही है ऑपोजिशन, के पास कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि आप कर सकें, कोई दलाइल नहीं है कि हम क्यों नहीं बैठ रहे इनके साथ? देखें, ऑपोजिशन जो है वो भी एक दाखिली बहरान का शिकार है। हाँ। आपने देखा कि PDM जो है उसमें किस तरीके से फूट पड़ी है और किस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने सारे दावे जो थे और सारी खैर सगाली के जो जज्बात थे उनको बालाए ताक रखते हुए किस तरह एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई की है। हाँ। और कराची में एक दूसरे का किस तरह मुकाबला किया है। तो PDM जो है उसका अपना एक दाखिली बहरान का सामना है। सही। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस तरह से एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही हैं जो माजी में चीजें दफन हो चुकी थी उनको जिंदा किया जा रहा है। तो ये एक इमेच्योरिटी का सबूत दिया जा रहा है। और जब ये बात कही जा रही है कि वो रिफॉर्म्स के मामले में कोई बातचीत नहीं करेंगे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों को समझ में आए। सही। बातचीत तो करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होती हैं तो उनके लिए वो रास्ता हमवार करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस तरह से सर मनफी तौर पर हिलाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शाह मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से खिताब किया और कहा कि सफारत खानों का जो काम है ये अपने शहरियों को अच्छी सर्विस देना है, उन्हें सहूलतें देना है। सफारत खानों का पाकिस्तानियों से लाताल्लुकी का जो एक रवैया है
ये नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इनकी वजह से ही आज मुल्क चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में ये भी कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खानों से बहुत ज़्यादा शिकायत आई हैं। यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खानों का जो रवैया है पाकिस्तानियों से ये बहुत गैर मुनासिब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के सिफारत खाने अपने मुल्क में सरमाया लाने के लिए बड़ा फ़ाल किरदार अदा करते हैं, जबकि पाकिस्तानी सिफारत खाने इस हवाले से गैर फ़ाल हैं, इस हवाले से कोई खातिर खा उनका काम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म सिफारत खानों के अमले के रवैये पर बहुत ज़्यादा आज हमें नाराज़ भी नज़र आए और आज एक्टिविस्ट लिहाज से नज़र आए जब उनके पास एक सऊदी खातून की एक शिकायत पहुंची। सऊदी खातून रियाद में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने से आउट पास लेने गई। आउट पास एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है कि जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए और आपको अपने मुल्क में ट्रैवल करना है तो आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाता है। जब वो सिफारत खाने वो डॉक्यूमेंट लेने गई, वहाँ पर मौजूद जो सिफारत खाने का अमला था उस अमले ने खातून से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। उस अमले ने खातून को हब्से बेजा में रखा हमारे ज़राए के मुताबिक और ज़ाती सवालात पूछ के खातून की तज़लील की। ज़राए के मुताबिक फिर खातून ने डायरेक्ट पाकिस्तान में भी हाई अथॉरिटी से शिकायत की। वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में ये ख़बर आई तो वज़ीर-ए-आज़म इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव फिर हुए और सबको फिर एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, सबसे आज खिताब किया और बहुत गुस्से का भी उन्होंने इजहार किया। खातून से बदतमीज़ी के इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया है और अब इस पर हाई लेवल एक इंक्वायरी भी हो रही है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अमीन साहब, साबिक सफ़ीर हैं, ये सऊदी अरब में भी सफ़ीर रह चुके हैं। शाहिद अमीन साहब 1993 से 1997 के इनका टाइम पीरियड था सऊदी अरब में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। शाहिद अमीन साहब, आज आपने भी शायद देखा हो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सुफरा से खिताब कर रहे थे, एक बड़ा एक उनका जारहाना और गुस्सा भी था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी गुस्सा था, उनके जो उनका इजहार था बातों से वो भी अब साफ बता रहा था कि वो जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में उनसे वो खुश नहीं हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब में जो हमारा सिफारत खाना है वो अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है, उनका सलूक अच्छा नहीं है पाकिस्तानियों के साथ और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो हमारा सिफारत खाने का अमला है। सर, आपने भी काम किया है, क्या लोग जब शिकायत लेकर आते हैं क्या मसला होता है कि लोग जो सिफारत खाने का अमला है क्यों वो तंग होता है? उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास स्टाफ नहीं होता है, क्यों वो अदम दिलचस्पी रखते हैं कि अपने लोगों को सपोर्ट करें या उनको सहूलियात दें या उनकी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सोल्व करें? मसाइल क्या होते हैं सर? देखिए, जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उनका गुस्सा भी जायज़ है, यकीनन बहुत इस्लाह की गुंजाइश है। जब मैं सफ़ीर था सऊदी अरब में तो मुझे ख़ास तौर पर इस बात का एहसास था कि सिफारत खाने के जो अमला पाकिस्तानियों के साथ डील करता है, जिसको हम कहते हैं कौंसुलर सेक्शन। सिफारत खाने के कई सेक्शन होते हैं, डिप्लोमेटिक, एक कमर्शियल और पॉलिटिकल, एक होता है कौंसुलर जो पासपोर्ट, वीज़ा और दीगर डॉक्यूमेंट्स का काम करता है। तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि देखें, सिफारत खाने का असर तासुर जो है वो तो आप लोग देते हैं। अम्बेसडर, डिप्लोमेट वगैरह जो हैं उनके बारे में तो लोगों को कोई ख़ास इल्म नहीं होता, उनकी डीलिंग तो आपसे होती है पासपोर्ट, वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स के लिए। और दूसरे, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस मुल्क में ये बेचारे तन्हा हैं, मुश्किलात में रहते हैं। पाकिस्तान सफारत खाने जब आते हैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। अगर आप उनसे नारवा रवैया अख्तियार करेंगे, उनका आप दिल तोड़ देंगे, उनको बिल्कुल डिमोरलाइज कर देंगे। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तानी इस किस्म के अपने कौंसलर काम के लिए आते हैं उनको हमदर्दाना तौर पे उनको एफिशिएंटली जल्दी उनके मामलात को तय किया जाए। मैंने वहाँ पे बड़ा कई जो कंप्लेंट बॉक्सेस भी रखे हुए थे कि जिनके ताला मेरे पास था कि जब मैं खुद शाम को खोल के देखता था कि किसकी क्या शिकायत है। तो गोया कहने का मकसद ये है कि अगर इस बारे में कोई ज़्यादा दिलचस्पी ली जाए तो यकीनन हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए एक मसला यह है जो कि ब्यूरोक्रेसी का आम मसला है। सिर्फ आप सिफारत खानों की बात मत करें, यहाँ पाकिस्तान में आप ज़रा किसी दफ्तर में तो जाके देखें ना, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाएँ या कोई और परमिट लेने जाएँ, आप देखिए वहाँ अमला किस तरीके से बिहेव करता है। तो एक किस्म की ये ब्यूरोक्रेसी में एक किस्म की ट्रेडिशन सी बन गई है जिसमें वो एक तो उनको गुरूर होता है कुछ ताकत का, और दूसरी ये कि उन पर शायद प्रेशर बहुत होता है, इतने सारे लोग आ रहे होते हैं तो एक इंडिफरेंस का या एक उनकी केयरलेसनेस का।
तो ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तानी सिफारत खाने में नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का एक आम माहौल है। दूसरे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद इस बात का पूरा इल्म नहीं है कि एम्बेसीज पे प्रेशर किस किस्म के होते हैं। सऊदी अरब में तकरीबन 25 से 30 लाख पाकिस्तानी हैं। सही। और कुल मिलाया जाए कि कितने हमारा अमला है वहाँ पे डिप्लोमेटिक और दूसरा मिला के, तो बमुश्किल 150-200 के करीब होगा। यानी उनमें से डील कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ वो बमुश्किल होंगे 30 या 40 आदमी जो हैं, जिसमें अफसर और अमला और पीएन और सब शामिल हैं। ये 30-40 आदमी सर, ये प्रॉब्लम्स ऐसे इनको तो एड्रेस किया जा सकता है। इसको आप वहाँ का जो अमला है, वहाँ के जो हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हुकूमत के साथ पाकिस्तान में एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अमला कम है वो लोगों की शिकायत ना सुने, उल्टा लोगों को तंग करना शुरू कर दे। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं और होंगे प्रॉब्लम्स, कि अमला नहीं होता। लेकिन सर, इन प्रॉब्लम्स को बुनियाद बनाकर लोगों को तंग करने का तो इख्तियार नहीं है ब्यूरोक्रेसी के पास और वहां के अमले के पास। बिल्कुल सही नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनको हर हालत में बड़ी खंदा पेशानी के साथ और कोऑपरेटिव स्पिरिट के साथ करना चाहिए। ये जो सिलसिला है ना कि बात को आज का कहा कि बजाय अभी जो 5 मिनट में काम होता है, कहा कि कल आना, वो नहीं सोचते इस बात का कि यार वो कल आने के लिए उसको कितनी दुश्वारी होगी, वो मालूम नहीं कहाँ से आएगा, टैक्सी लेगा, क्या क्या करेगा। तो गोया कि ये बात तो सही है कि एक उनकी बेहिसी है जो ब्यूरोक्रेसी में है, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की बात सही है कि इसमें सफारत खाने भी इसमें मुलव्वस है, उनको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर शाहिद मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सऊदी अरब से अमीर खान साहब हमारे साथ होंगे, जो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है सऊदी अरब में, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और जो सऊदी सफारत खाने में जो वाक़या पेश आया है खातून के साथ बदतमीज़ी का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर जो इंक्वायरी का हुक्म दिया है, इस पर जो कमेटी बनाई है, अमीर खान साहब उस कमेटी का हिस्सा हैं जिन्होंने सारे मामले को देखना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम उनसे पूछेंगे कि असल में वाक़या है क्या। बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर खान साहब सऊदी अरब में चेयरमैन पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर खान साहब आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि रियाद में पाकिस्तानी खातून जो अपना आउटपास लेने के लिए गई, सफारत खाने के अमले ने क्या सलूक किया, यही एक वाक़या था जो बुनियाद बना कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव हुए। फिर उन्होंने सारा डाटा इकट्ठा किया, मालूमात ली कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सिफारत खाने हैं उनका क्या रवैया है पाकिस्तानियों के साथ। ये वाक़या बुनियाद बना, तो ज़रा इस वाक़े के बारे में बताइएगा। जो वाक़े की शुनीद है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी 90% शायद सही है, जो मुझ तक पहुँची है, मैंने मालूमात की थी कि कोई खातून जो है पाकिस्तान जाना चाहती थी, उन्होंने आउट पास के लिए अप्लाई किया था। उस वक्त सुना यह है कि सफ़ीर राजा एजाज साहब उस वक्त छुट्टियों पर थे, तो नायब सफ़ीर जो थे उनके पास ये केस था कि वहाँ से एक आउट पास पेपर बनता है जिस पे लोग सफ़र कर सकते हैं। उसके दौरान ये कहा गया है कि जो खातून ने शिकायत भी की है कि मेरे साथ उन्होंने ज़्यादती इस किस्म की कि मुझसे खामखा की तहरीरें लिखवाई गई हैं और मुझे तंग किया गया, और उसके अंदर जो है ये मामला बना कि उनको फौरी तौर पे यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया गया, नायब सफ़ीर साहब जो थे उनको रियाद से। इसी तरह का वाक़या एक जद्दा में हुआ। जद्दा में जो वाइस प्रिंसिपल थी उनको हटाया गया, उस पर मिला जो है रुझान है। मैंने अपने तौर पे मुख्तलिफ असातिज़ा से भी ख़वातीन से बात की है, तो उसमें कुछ कहते हैं सही, कुछ कहते हैं गलत। लेकिन एक बात है कि वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान कम्युनिटी में बहुत खुशी की लहर इस तरह दौड़ गई है कि कम अज़ कम पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, जो यहाँ पे सालों से लोग रह रहे हैं और उनको कोई ना कोई मसले मसाइल होते रहते हैं, उसकी सुनवाई हो रही है। और तमाम अफसरान जो भी खिदमत पे मामूर है पाकिस्तान से आए हुए, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, ज़्यादा लोगों की शिकायत है क्या वहाँ पर सऊदी अरब में? शिकायत जो है वो असल में देखा जाए तो वो यहाँ के सिस्टम में होता है
जो कि क़वानीन से मालूम ना होने की वजह से होता है। कफ़ीलों के मसले हैं, उनके पैसों के मसले हैं, कोरोना के वाक़े के बाद बहुत सारे इदारे बंद हो गए, वहाँ से वाजिबात के मसले हैं, जो यहाँ के वेलफेयर डिपार्टमेंट और कौंसलेट को, सफारत खानों को उसके पीछे जाना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। उसके लिए सऊदी हुकूमत से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसमें वो हमारे साथ काफ़ी ताउन करते हैं, लेकिन बात यह है कि उनको फॉलो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये बात भी बताना ज़रूरी है इसके अंदर कि यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी रहता है, 25 से 26 लाख पाकिस्तानी, और यहाँ पे एक सफारतखाना है, एक कौंसलेट है। जबकि आप देखें अमेरिका में, रूस में, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक कि ईरान तक में हमारे 5 कौंसल खाने हैं। वो हो सकता है किसी और वजूहत से रखे गए हों, वहाँ पे तो आबादी भी इतनी नहीं है। तो यहाँ पे इस बात की है कि मुख्तलिफ शहरें जैसे मदीना है, अगर कौंसलेट किसी वजह से नहीं खुल सकते हैं, हुकूमत इजाज़त नहीं देती है, कम से कम वेलफेयर डिपार्टमेंट्स तो खुल सकते हैं ना, कि वहाँ के लोगों को परेशानियाँ ना हो कि मदीना का आदमी जद्दा आ रहा है शिकायत करने। बहुत फ़र्क होता है इस बात से। और इस वेस्टर्न प्रोविंस में तकरीबन 12-13 लाख पाकिस्तानी होगा। तो अच्छा, अमले की कमी की भी शिकायत हैं? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि अदालतों में जाना, 2 काउंसलर हैं यहाँ पे वेलफेयर के, अब वो उसके अंदर कितने मसले मसाइल हैं, कफ़ीलों को भी फॉलो करना है, अदालतों को भी फॉलो करना है। हमारे पास इस तरह का वकला की टीम नहीं है जो कि मुख्तलिफ केसेस को फॉलो कर सके। स्टाफ है, वो जाता है और वो अप्रोच नहीं हो पाती जो कि किसी बड़े तरीके से और कानूनी तरीके से की जा सके। इसीलिए लोगों को मसाइल पेश आते हैं, और ये मसाइल पिछले 40 साल से हैं। लेकिन ये बहुत खुशाइन बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस कदर शदीद किस्म का नोटिस लिया है कि इसके अंदर अब जो है अभी जो एक कमेटी बनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तहकीकात का हुक्म दिया है कि जो सऊदी अरब में के सफारत खाने में, पाकिस्तानी सफारत खाना है, जो औरत के साथ बदतमीज़ी हुई रियाद में, आप उस कमेटी का हिस्सा हैं, तो किन बेसिस पर ये तहकीकात होंगी? आपका उस खातून से रब्ता हुआ, वो क्या कहती हैं, अमला क्या कहता है, इस पर काम शुरू हो गया? जो ख़त आया है हमें पाकिस्तान से और उसमें जिक्र किया गया कि उस कमेटी में शामिल है, वो एक जर्नल है जो मैं आपको बयान किया है ना, लोगों की शिकायत, लोगों को अप्रोच सही किया जाता है, लोगों को जवाब सही दिया जाता है नहीं दिया जाता, लोगों के केसों को फॉलो होता है नहीं होता, और लोगों को क्या शिकायत होती है। हमारे ज़्यादातर तबका जो है, जहाँ पे अगर मैं 26 लाख कहता हूँ तो कम से कम उसमें 22-23 लाख तो वो तबका है जो तामीराती मज़दूरों पे है। उनको ना तालीम है, ना वो छुट्टी मिल सकती है, ना वो कौंसलेट जा सकते हैं, ना सिफारत खाने जा सकते हैं। बहुत ही कोशिश से जाते हैं, वो केस डिले होता रहता है। वो दरख्वास्त जमा कराते हैं, उसको अब उनके ऊपर है कि वो कितना फॉलो करते हैं। डेड बॉडीज़ का मसला है, बहुत से लोग इंतकाल के बाद अपनी बॉडीज़ को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं अपने अजीज़ों के पास। उसका भी एक बहुत तवील प्रोसेस है जो सऊदी गवर्नमेंट का प्रोसेस है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उस फॉलो अप के अंदर हम समझते हैं, या जिसका अगर मेरा कोई अजीज़ अल्लाह ना करे इंतकाल होता है, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि अगले घंटे में वो पाकिस्तान चला जाए, जो कि ये मुमकिन नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर उसके वाजिबात हैं, उसके कफ़ील के मामलात हैं। वो बात ठीक है, प्रोसेस होता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सिफारत खाने का अमला उस प्रोसेस को मुकम्मल करने में उस शख्स का साथ कितना देता है। सवाल ये तो इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना कि अगर एक प्रोसेस है तो कोई पाकिस्तानी उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करे। प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करने में अमला उसका कितना साथ देता है, मसला यहाँ पर शुरू होता है। उसमें वही ताख़ीर, जैसे मैंने जिक्र किया, ताख़ीर होती है अमले की, मैं समझता हूँ कमी की वजह से होती है। कुछ हमारे नौकरशाही जो है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उसकी अब सहल पसंदी भी है कि कुछ ना तो ज़्यादा नहीं है, तो वो उसको आसानी से लेते हैं। उसके ऊपर लग कर 24 घंटे, जैसे जिसका मसला होता है वो तो चाहता है फ़ौरन हल हो ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अफसर जो मामूल किया गया है उसके ऊपर उसकी तनख्वाह ले रहा है, उसकी मराहत ले रहा है पाकिस्तान से, टैक्सों से, वो उसके ऊपर करे। अब 24 लाख अगर पाकिस्तानी यहाँ पर है तो उनके अपने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 2008 में जब हम IMF में गए थे उस वक्त माहौल बहुत मुनासिब था, ताहम अब माहौल कुछ और है।
जिस पर IMF ने हम पर सख्त शराइत लगाई, हुकूमत ने सख्त शराइत पर अमल भी किया, मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब लेकर भी जा रहे हैं। जब नमू की जानिब जाना था तो मुल्क में कोरोना आ गया। हमें कोरोना से ख़तरा है, वरना हमारी मौशी जो बहाली है इसका अमल शुरू हो चुका है। हमें सनतों को मराद देना होंगी ताकि सनतें तरक्की करें और आम जो अवाम हैं, आम जो लोग हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि वज़ीर ख़जाना के मुताबिक अगर GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो फिर 4 सालों तक मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। सवाल ये भी है कि एक तरफ IMF की शराइत हैं तो दूसरी तरफ हमारे टारगेट हैं। गर्दिशी कर्ज़े भी कम करने हैं, 5% ग्रोथ भी हमें हासिल करनी है और फिर टैक्स रेवेन्यू टारगेट भी हमें हासिल करना है, महंगाई भी कम करनी है। फिर दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन GSP प्लस स्टेटस को भी अगर ख़त्म करती है तो पाकिस्तान को अपनी मजमूई बरामदात का 35 से 40% नुकसान भी हो सकता है। आज सेनेटर शरी रहमान साहिबा ने एक ट्वीट किया कि चौंका देने वाली बात यह है कि तबाही सरकार $102 बिलियन की गंदम दरामद करने का मंसूबा बंदी कर रही है, जिससे वाज़ेह है कि PTI माफिया अरबों रुपए कमाने के लिए ज़रूरी अशिया खुर्दनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही है। माजी में मकामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कभी भी किसी हुकूमत ने गंदम और चीनी को दरामद नहीं किया। ये शरी रहमान साहब आज अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है और साथ ही ये कहा कि मुल्क भर में गंदम की कटाई अभी मुकम्मल हुई है। मई में गंदम दरामद करने का मतलब ये है कि पूरा साल मुल्क में गंदम का बहरान रहेगा और ग़ज़ाई दरामद जो बिल है इस साल 55% से बढ़कर $6.12 बिलियन तक पहुंचा है, जिसकी वजह चीनी और गंदम की दरामद है। तो सवाल ये है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के साथ टारगेट्स को अचीव करना ये कितना मुश्किल है हुकूमत के लिए। बात करूंगी माहिर मौशियात आबिद सुलहरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब आपका। आबिद सुलहरी साहब, मौजूदा जो नए वज़ीर ख़जाना हैं ये IMF के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब हम उस वक्त 2008 में IMF में गए थे तब माहौल और था, आज माहौल और है। लेकिन आज उन्हें IMF की जो शराइत हैं उनसे भी वो मुत्तफिक नहीं है कि हम बिजली जो टैरिफ है वो नहीं बढ़ा सकते, इससे महंगाई होगी। लेकिन साथ साथ सवाल ये है कि अगर हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है, हम एक इस IMF के प्लान्स में इस तरह फंस चुके हैं कि हमें अपने टारगेट्स को भी अचीव करने के लिए उस प्लान पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है सुलहरी साहब कि हम अपने जो माली साल के टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि IMF के जो टारगेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसका टारगेट ये है कि हमें अपने एनर्जी सरप्लस डेट को ख़त्म करना है या कम करना है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए टैरिफ भी बढ़ाए जाएँ, उसके और भी कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए एनर्जी मिक्स जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो। उसके लिए जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं जो हम बिल नहीं ले पाते या वो बिजली जो कि रास्ते में चोरी होती है उसको अगर हम कम कर दें तो वहाँ पे भी लॉसेस कम हो जाएंगे, एनर्जी सरप्लस डेट कम हो जाएगा। इसी तरीके से जैसा कि हुकूमत जो है कुछ IPPs के साथ रीनिगोशिएट कर रही है, कुछ IPPs को ख़रीद रही है ताकि उनके जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं वो ना देना पड़े। तो काफ़ी सारी और चीज़ें मौजूद हैं जो कि मजमूई तौर पे उसके सरप्लस डेट को कम करने में मदद मावन साबित हो सकती हैं। देखना सिर्फ ये है कि इस वक्त जो कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, स्पेशली बरसगीर पाक हिंद में अगर हम उसकी बात करते हैं, साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान में अभी तक खुदा का शुक्र है, लेकिन हम अपने हमसाया मुल्क में देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात जो हैं वो दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ रहे हैं। 4 लाख तक वहाँ पे 24 घंटों में केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। और अगर हम ये समझें कि वो वाला वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगा तो ये खाम ख्याली होगी। वेरिएंट को या वायरस को यहाँ पे आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सारा फोकस होगा इकोनॉमी का, पॉलिसीज़ का, वो फोकस यही है कि आने वाले दिनों के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि माहिरीन। लेकिन हमारा एक कंसर्न ये भी तो है ना, जो बात भी की वज़ीर ख़जाना ने कि नए टैक्स की बजाय जो IMF के प्लान में शामिल है कि आप नए टैक्सेस लगाएं। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि नए टैक्स की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब कि टैक्स के दायरा कार में लोगों को लाने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे हमारे जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं,
बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा बात करते रहे कि ऐसे लोगों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। आम बंदा गरीब तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैसे ही ऑलरेडी पिसा हुआ है। तो बात यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है IMF का, तो अगर हमें इसको कम करना है तो हमें क्या वाकई टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है या टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है? इसमें टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें कुछ अखराजात को रिव्यू करने की ज़रूरत है, कुछ आमदनी के ज़राए को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज ही अखबार में आपने डॉक्टर नदीमुल हक की रिपोर्ट देखी होगी कि 31 ख़ानदान हैं जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है जो उसके 60% से ज़्यादा हिस्से के मालिक हैं, जो तमाम टॉप 10 कंपनीज हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद हैं। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी है, तो जाहिर है यहाँ पे वेल्थ टैक्स को भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए 1-2 साल के लिए, जब तक कोविड मौजूद है। जो बहुत अमीर तरीन लोग हैं उनके ऊपर उनकी दौलत पे टैक्स लगना चाहिए। इसी तरीके से हालात में जब पूरी दुनिया कोविड क्राइसिस से गुजर रही है, बशमूल पाकिस्तान, तीसरी लहर में भी, तीसरी लहर खासतौर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक कशीदा सूरत हाल है, ऐसे में 5% ग्रोथ को लेकर जाना, ये आपको लगता है ये आसान है ये टारगेट? इसमें फोकस ये करना होगा कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि कोविड के बावजूद चल रहे हैं। उसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो चल रहा है, एग्रीकल्चर पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और कल भी प्राइम मिनिस्टर ने जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो उन्होंने बनाई है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पे, उसकी उन्होंने मीटिंग की और उस पर कुछ पॉलिसी डायरेक्शन जो हैं वो दी हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कोविड के बावजूद चलता रह सकता है। जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है जो कोविड के बावजूद चल सकता है। इसी तरीके से जो SMEs हैं, जो दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं या जो छोटे दर्जे के कारोबार हैं, उनको फ़रोग देना और उनको चलाना। तो बहुत से ऐसे आपके पास मौके मौजूद हैं जिनको अगर फोकस किया जाए तो वहाँ से ग्रोथ जो है वो हासिल हो सकती है। वो 5% होगी, 3% होगी, 2% होगी, ये कोरोना के अनफोल्ड होने पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया हमारे आबिद सुलहरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।